जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का। जैसा कि हम पॉलिटी के आर्टिकल्स में चर्चा कर रहे थे, हमने आर्टिकल 1 से आर्टिकल 100 तक पूरा हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने भाग 5वां हमारा ये रन कर रहा है। भाग 1 में हमने क्या देखा, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में हमने नागरिकता देखा था। भाग 3 में मूल अधिकार। और भाग 4 में हमने देखा था DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। भाग 4 का ए देखा था हमने, मौलिक कर्तव्य। भाग 5 जो राष्ट्र का संघ है, जो केंद्र सरकार के पास जो भी पावर्स होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जितने में हैं, वो सब भाग 5 में आते हैं। तो हमने भाग 5 में आर्टिकल 100 तक कवर कर लिया। उसके बाद हमने इसका पूरा एक मैराथन क्लास किया था, जिसमें हमने 45 मिनट्स के अंदर आर्टिकल 100 पूरे रिवीजन भी किए थे। अभी हम आर्टिकल 101 से आर्टिकल 123 तक चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा संसद की जो समितियां हैं, संसद के कार्य हैं, संसद की कार्य प्रक्रिया है, वो सब कवर हो जाएगा। और उसके बाद और भी जैसे विधेयक हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग, ये सब हमारा इसी में, जैसे अध्यादेश है, संसद की भाषा है, ये सब आर्टिकल 123 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 151 नेक्स्ट वीडियो करेंगे, जिसमें भाग 5 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आर्टिकल 151 ही तक भाग 5 है, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट और कायग वगैरह है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें भाग 5 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो भाग 5 अच्छे से पढ़ो, क्योंकि भाग 5 अगर आपके समझ आ गया, समझो आधा संविधान आपके समझ आ गया। भाग 5 से ही रिलेटेड पूरा भाग 6 है। जैसे केंद्र सरकार जैसे कार्य करती है पूरे राष्ट्र के लिए, उसी तरह राज्य सरकार भी भाग 6 में जितने भी भाग 6 जो है संविधान में, जितने भी उसमें प्रोटोकॉल्स, जो भी उसमें आर्टिकल्स हैं, उन सभी को फॉलो करती है राज्य सरकार। तो सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत अंतर बस है। बट अगर आपने भाग 5 अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको भाग 6 भी अच्छे से समझ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 101 से आर्टिकल 123 तक पहली बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 101 में क्या है, स्थानों का रिक्त होना। ये हमारे स्थानों का रिक्त होना किससे रिलेटेड है, जो संसद के सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके स्थानों का रिक्त होना। अब उनके स्थानों का रिक्त होने का क्या क्या रीजन हो सकते हैं, वो आगे देखेंगे। पहले हम ओनली आर्टिकल 101 से आर्टिकल 123 तक एक बार रीड कर लेते हैं। आर्टिकल 101 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल 102 के जो MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य और लोकसभा के सदस्यों की निरर्हताएँ क्या होती हैं, डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यताएँ, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन बोल सकते हो। उसके बाद आर्टिकल 103 में सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों के विनिश्चय। आर्टिकल 104 में आर्टिकल 99 के अधीन शपथ लेने के लिए, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी शपथ लेने के लिए प्रतिज्ञान करने से पहले जो भी डिस्क्वालीफाइड किए जाते हैं, उन्हें बैठने और मत देने के लिए शक्ति। आर्टिकल 105 में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार। आर्टिकल 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 107 विधेयक को पूर्व स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। आर्टिकल 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों में संयुक्त बैठक। आर्टिकल 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 111 विधेयकों पर अनुमति। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 113 संसद में प्राक्कलनों से संबंध में प्रक्रिया। आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक। आर्टिकल 115 अनुपूरक अतिरिक्ति या अधिक अनुदान। आर्टिकल 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। आर्टिकल 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। आर्टिकल 118 संसद की प्रक्रिया के नियम। आर्टिकल 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया की विधि द्वारा विनियमन। आर्टिकल 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 121 संसद में चर्चा पर निबंधन। आर्टिकल 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। आर्टिकल 123 संसद में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 101 से। तो हमने जो भी अभी जो हमने रीड किया है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो भी आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सारे आर्टिकल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हमें एग्जाम निकालना है, ना कि हमको संविधान का एकदम ज्ञाता बनना है। हमको एकदम घोट के नहीं पीना है कि हाँ हमने गिलास में पूरा संविधान मिला के और दूध में डाल के पी गए पूरा संविधान है।
उससे मतलब नहीं, हमें एग्जाम के रिलेटेड पढ़ना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम ज़्यादा तवज्जो देंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनमें थोड़ा सा बस एक टिक मार्क टाइप में पढ़ेंगे, ताकि हमें हल्का सा पता रहे कि हाँ ये आर्टिकल किस लिए है, नहीं तो मैक्सिमम छोड़ भी देंगे। ठीक है, चलिए आर्टिकल 101 से शुरू करते हैं। स्थानों का रिक्त होना। जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य जिनको हम सांसद बोलते हैं, उनके रिक्त होना। अब वो उनका रिक्त किस वजह से हो सकता है? देखो, कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो संसद उसके द्वारा स्थान रिक्त करने के संबंध में विधि का निर्माण करेगी और 10 दिनों के अंदर उसको यह स्पष्ट करना होगा कि वह किस सदन का सदस्य रहना चाहता है, अतः उसकी राज्यसभा की सीट रिक्त मान ली जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है कि जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अगर चुन लिया गया, कोई भी सदस्य जो है, मान लो लोकसभा सीट के लिए भी लड़ा और राज्यसभा की सीट के दोनों के लिए चुन लिया गया, तो फिर क्या होगा कि उससे पूछा जाएगा, भाई तुम कौन सी सीट पर रहना चाहोगे, लोकसभा की सीट पर रहना चाहोगे या राज्यसभा की सीट पर रहना चाहोगे? तो फिर वो 10 दिनों के अंदर ये स्पष्ट करेगा कि वह किस सीट के लिए रहेगा। और अगर 10 दिनों के अंदर उसने नहीं ये स्पष्ट किया तो राज्यसभा की सीट ऑटोमेटिकली उसकी रिक्त मान ली जाएगी और वो लोकसभा की सदस्य ही बना रहेगा। तो ये आर्टिकल 101 में हो गया। आर्टिकल 102 में क्या है? सदस्यता के लिए निर्भरता है, मतलब जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी सदस्यता के लिए डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती हैं। तो आर्टिकल 102 और आर्टिकल 103 इसमें दोनों में ये है कि किसी संसद सदस्य जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित कोई प्रश्न अगर उठाता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति द्वारा किया गया निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। परंतु राष्ट्रपति इस संबंध में निर्णय लेने से पहले भारत के निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनसे परामर्श लेंगे और उनकी राय के अनुसार ही 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल से उत्पन्न डिस्क्वालिफिकेशन विवादों से संबंध में निर्णय करने का अधिकार राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष का है। मतलब इसमें यही बोला गया है कि अगर कुछ भी इनकी डिस्क्वालिफिकेशन टाइप में कुछ आता है तो इनका निर्णय जो है राष्ट्रपति ही करेंगे और वो निर्णय करने से पहले एक बार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं जो आर्टिकल 324 में हैं, तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो अच्छे से उनके बारे में पढ़ेंगे, तो उनसे ये परामर्श लेंगे। फिर उनकी परामर्श के अनुसार ही ये उसमें जो है निर्णय देंगे और निर्णय करने का अधिकार इस विवाद के संबंध में निर्णय करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का है। ठीक है, आर्टिकल 102 हो गया। आर्टिकल 103 में क्या है? सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। तो जो भी सदस्य उनकी डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो इस आर्टिकल में दिए गए हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं देखेंगे। आर्टिकल 104 में क्या है? आर्टिकल 99 ने बताया ना, जितने भी शपथ लेते हैं जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसी के बारे में। शपथ लेने और प्रतिज्ञान करने से पहले जो भी डिस्क्वालीफाइड निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने की शक्ति, ये आर्टिकल 104 में दिया गया है। आर्टिकल 105 में क्या है? संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति व विशेषाधिकार। तो जितनी भी संसद की समितियां हैं इसका हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे, तो इधर हमने इसीलिए इसको डिस्कस ज़्यादा नहीं किया है। संसद की समितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉल्स हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद क्या है? संसद के सदस्यों तथा उनकी समितियों को अधिकार यह तब तक उपलब्ध है जब तक वह संसद के जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और यह विशेषाधिकार 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो 2 वर्गों में कैसे विभाजित करेंगे? एक तो संसद के सदस्य हैं, थोड़ा सा है, थोड़ा देख लो, और उसके है संसद के सदस्यों के सामूहिक विशेषाधिकार। एक तो सदस्यों के पास जो व्यक्तिगत रूप से जो अधिकार हैं वो है क्या? बोलने की स्वतंत्रता है, उनको गिरफ्तारी से छूट है, गवाह के रूप में उपस्थित होने से मुक्ति है। ये 3 मेन जो हैं इन्हें अधिकार दिए गए हैं, ये जो है व्यक्तिगत अधिकार बोले जाते हैं जो भी संसद के सदस्य हैं उनके। और सामूहिक रूप से कौन कौन से अधिकार हैं? संसदीय चर्चा और कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। दूसरा है न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जाँच का निषेध। और संसद के जो सदन हैं उनके आंतरिक विषयों पर विनियमन। सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का अधिकार। गैर सांसदों और परिचितों को संसद में निष्कासित करने का अधिकार। तो ये सब सामूहिक रूप से संसद के सदस्यों के अधिकार हैं। उनके जो एक्स्ट्रा जो भी पूरा डिस्कस करेंगे वो अलग से हम समितियों के बारे में देखेंगे। आर्टिकल 106 में क्या है? संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते हो गया। आर्टिकल 107 में क्या है? विधेयक
के पूर्व स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। इसमें देखो क्या है, संसद के किसी भी सदन में विधेयक या तो किसी मंत्री द्वारा या किसी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी उठा, हाँ आज सुबह हम उठे और हमने मुंह धोया और चले गए सीधे संसद के सदन में और जाके कोई भी विधेयक हमने वहाँ पे पेश कर दिया। ऐसा नहीं होता है। जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही पेश कर सकते हैं कोई भी विधेयक। ठीक है, आर्टिकल 108 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको अच्छे से समझ लेना। इसमें बोला गया है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जिसको बोलते हैं ज्वाइंट सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन है आर्टिकल 108, ये 3 बार आ चुका अभी तक। 1961 में आया, 1978 में आया, 2002 में आया। इसमें क्या है, अगर कोई भी बिल जो है संसद के दोनों सदनों में अगर मतभेद उत्पन्न हो जाता है, कोई भी बिल से रिलेटेड अगर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गए तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जो राष्ट्रपति बुलाते हैं और इनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। देखो, राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। इतने सीनियर, मतलब हायरार्की में ये जो है हमारे राष्ट्र की हायरार्की जो है उसमें दूसरे नंबर पे आते हैं उपराष्ट्रपति। लेकिन देखो, इसमें यही तो हमारे संविधान में जो पावर्स है ऐसे डिवाइड की है, कोई भी अपने आप को ये नहीं समझ सकता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। सबको ऐसी ऐसी पावर्स कहीं ना कहीं ऐसे प्रोटोकॉल से बांध दिया है कि वो फिर बाद में यही सोचता है कि यार मेरे पास तो सारी पावर्स नहीं है, उसके पास सारी पावर्स हैं। ऐसे किसी के पास भी पूरी पावर नहीं है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के पास भी पूरी शक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री के पास भी पूरी शक्ति नहीं है। सबको ऐसे ऐसे, मतलब कोई भी अपना मनमानी ना कर सके। तो ऐसे ही देखो, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति हैं वो ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, जो स्पीकर होते हैं वो अध्यक्षता करते हैं ज्वाइंट सेशन की। और ज्वाइंट सेशन कब बुलाया जाता है ये बता ही दिया है। तो ये अभी तक सिर्फ 3 बार बुलाया गया है, सिर्फ 3 बार। एक तो 1961 में जो डाउरी प्रोहिबिशन बिल आया था, एक 1978 में बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड आया था, एक 2002 में प्रोविंशियल ऑफ टाडा एक्ट मैंने बताया था ना 2002 में, तो टाडा एक्ट मैंने पीछे बता ही दिया है। उसमें 2002 जो इस समय वाजपेयी जी की सरकार थी। तो ये हमारा आर्टिकल 108 में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। उसके बाद आर्टिकल 109, और अब यहाँ से आर्टिकल 108 से सब इम्पोर्टेंट है, कम से कम आर्टिकल 117 तक तो एकदम इम्पोर्टेंट है, एकदम इनको रट ही लेना है। आर्टिकल 109 के धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। जो भी धन विधेयक है, जो भी कोई भी विधेयक को धन विधेयक कौन डिसाइड करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करते हैं कौन सा विधेयक धन विधेयक है। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में क्या धन विधेयक की परिभाषा है। आर्टिकल 109 और आर्टिकल 110 दोनों धन विधेयक से रिलेटेड हैं, जिसमें 110 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी पर कर लगाना या समाप्त करना या उसमें परिवर्तन करना या करों का विनियमन करना, ये इसमें दिया गया है। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना, जैसे संबंधित कानून में संशोधन करना। उसके बाद भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की भी रक्षा अथवा ऐसी किसी निधि में जमा करना अथवा उसे निधि से धन निकालना। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, विनियोग मतलब होता है धन का निकालना, उसको बोलते हैं विनियोग। ठीक है। उसके बाद किसी व्यय पर कोई भी खर्चा जो है उस पर भारत की संचित निधि पर भारतीय, ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है। धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ठीक है, कोई भी धन विधेयक अगर प्रस्तुत कर रहे हो तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए ही चाहिए। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ही ये प्रमाणित कर सकता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। देखो, इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी विधेयक धन विधेयक बोल दिया गया तो धन विधेयक को लागू करने का अधिकार, पूरा अधिकार लोकसभा के पास होता है। राज्यसभा इसमें कोई टांग नहीं अड़ा सकती, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती है, बस कुछ सजेशन दे सकती है कि आप इसमें कुछ ऐड कर लो या हटा दो। अब वो सजेशन मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, ये सीधा सीधा हमारे संविधान में बोला गया है। तो इसमें यही है कि इसीलिए कोई भी विधेयक धन विधेयक कौन डिसाइड करता है? लोकसभा अध्यक्ष, जो भी स्पीकर होते हैं। आर्टिकल 109 में राज्यसभा से यह अपेक्षा की जाती है कि विधेयक प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर वह अपनी सिफारिशें सहमत करे। मतलब 14 दिन का टाइम दिया जाता है। जैसे धन विधेयक लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा में भेज दिया गया, तो 14 दिन का समय दिया जाएगा। अब इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं और कुछ सजेशन देना चाहते, सुझाव देना चाहते हैं दे दो, नहीं तो 14 दिन बाद ही ऑटोमेटिकली पारित मान लिया जाएगा, चाहे वो वापस करे या ना करे। ठीक है। अगर राज्यसभा धन विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकती तो कोई दिक्कत नहीं, मत करो, फिर भी वो पारित हो जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक कोई संशोधन नहीं कर सकती। राज्यसभा धन विधेयक, ये मैंने बता ही दिया है, उसे संशोधन मानने के लिए बाध्य नहीं है लोकसभा। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर लोकसभा को धन विधेयक नहीं लौटाती है तो धन विधेयक पारित मान लिया, ऑटोमेटिकली पारित मान लिया जाएगा।
कोई भी धन विधेयक ज्वाइंट सेशन को नहीं सौंपा जाएगा। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी धन विधेयक है ज्वाइंट सेशन में नहीं जाएगा। ज्वाइंट सेशन में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य एक ही हॉल में बैठेंगे आगे और फिर वोटिंग करेंगे उस विधेयक के लिए, उस बिल के लिए वोटिंग करेंगे। तो पक्ष में अगर ज़्यादा गए तो पारित हो जाएगा, अगर पक्ष में ज़्यादा नहीं गए तो कैंसिल हो जाएगा। इस तरह होता है। तो ज्वाइंट सेशन में ज़्यादातर जो सत्ता में रहते हैं, जो पक्ष जो सत्ता में होता है वही जीता है, क्योंकि तुम्हारे लोकसभा में मेंबर कितने हैं 545 और राज्यसभा में कितने हैं 245। तो दोनों को अगर तुम जोड़ोगे और उसके बाद आधा करोगे तो तुम्हारे राज्यसभा में भी कुछ सरकार के तो रहेंगे और इधर तुम्हारे आधे से ज़्यादा तो ऑलरेडी लोकसभा में ही। तो ज़्यादातर ज्वाइंट सेशन में जो सरकार पक्ष होती है उसी को विजय प्राप्त होती है। आर्टिकल 111 विधेयकों पर अनुमति। इसमें क्या होता है, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट मैंने इसलिए लिख दिया। इसमें क्या है, विधेयक की अनुमति कौन देता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, लोकसभा में जाता है, लोकसभा में साधारण बहुमत या विशेष बहुमत से लोकसभा में पारित होता है। फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में भी जो भी विधेयक है उसके हिसाब से ही पारित होता है। अगर वो नॉर्मल है तो साधारण विधेयक से, अगर कुछ स्पेशल है तो विशेष बहुमत से। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है, पीछे वाली वीडियो देख लो जो भी पहली बार अगर देख रहे हो। तो ये जो है लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाएंगे। उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति फिर क्या है, राष्ट्रपति अपने पावर्स का उपयोग करते हैं, जिसमें वीटो पावर भी आती है उनकी। अगर उनकी मर्जी है तो साइन करके पारित कर देंगे, अगर मर्जी नहीं है तो ये जो बिल है राष्ट्रपति जो है अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करेंगे और अनंत काल के लिए अपने पास रख लेंगे, वापस नहीं करेंगे। तो ये एक पावर है। तो ये सब कुछ राष्ट्रपति के ऊपर है, वो इसको देते नहीं। तो जो फाइनल अनुमति कौन देता है, फाइनल साइनिंग अथॉरिटी कौन है किसी भी विधेयक को, राष्ट्रपति। ये आर्टिकल 111 में है। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, वेरी इंपॉर्टेंट, बजट BUDGET, यही बजट है। तो बजट नाम का उपयोग हमारे पूरे संविधान में नहीं किया गया। बजट क्या है, एक सिंपल मैं बता देता हूँ कि बजट जो है एक ये फ्रेंच वर्ड है। तो इस फ्रांस में ये जो सबसे फ्रेंच लैंग्वेज में क्या है, बजट को जो चमड़ा होता है ना, चमड़े का झोला जो होता है, चमड़े का बैग, उसको बजट बोला जाता है फ्रेंच लैंग्वेज में। तो सबसे पहले बजट जो है चमड़े के बैग में ही प्रस्तुत किया गया, तो इसको बजट तब बोला था। तो तब से ये बजट ही बजट चलता रहा। लकीर के फकीर हैं, हमने एक लकीर खींची उसी पे चलते रहेंगे, हम कुछ बदलाव नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। तो जो भी वार्षिक वित्तीय वर्ष, जो भी बजट है, प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री या उस वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में कोई अन्य मंत्री, कई बार हमारे देश में रेल मंत्री ने भी बजट प्रस्तुत किया है, देश में आय और व्यय का वार्षिक विवरण, मतलब कितना हमने कमाया है टैक्स से, मतलब कितना हमारे पास पैसे का इनकमिंग हुआ है और कितना हमने खर्च किया है, उसका पूरा विवरण हर साल बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और बजट केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। बस ये जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने लिख दिया और कुछ भी नहीं है। तो बजट पूछ दिया जाएगा आर्टिकल 112, सीधा धन विधेयक पूछ दिया जाएगा आर्टिकल 109 और 110, ठीक है। आर्टिकल 111 में वीटो पावर राष्ट्रपति की, सीधा बोल दो, कुछ नहीं। आर्टिकल 112 बजट। आर्टिकल 113 संसद में प्राक्कलनों से संबंध में प्रक्रिया, मतलब प्रत्येक अनुदान की मांग राष्ट्रपति की अनुमति से ही की जाएगी। जो भी आपको पैसा चाहिए, किसी भी डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए जहाँ पे खर्च करना है, वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही होगा। इसके बाद आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक। इसमें क्या है, लोकसभा में प्रस्तुत अनुदानों की मांगों संचित निधि पर व्यय हेतु धन प्राप्त करने के लिए विनियोग विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। विनियोग विधेयक का धन विधेयक की तरह पारित किया जाता है। इसमें एक शर्त यह है कि किसी भी सदन में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, इसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के, राज्यसभा में सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग भी बोलते हैं, इनके वेतन भत्ते, उनसे संबंधित अन्य व्यय संचित निधि से ही किए जाते हैं। संचित निधि यह वह कोर्स नहीं है जिसमें भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, जो भी टैक्स वसूल के पैसा आता है, उसके द्वारा लिए गए सभी उधार जमा किए जाते हैं। यह आर्टिकल 266 के अनुसार इस निधि में विधि के अनुसार ही व्यय किया जाएगा। तो विनियोग क्या है, विनियोग के द्वारा ये एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम धन जो है सरकार से लेते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट को देते हैं। वो जहाँ जहाँ खर्चा होता है वहाँ जैसे सैलरी देना, संचित निधि का पैसा भी, संचित निधि से पैसा निकालना, तो वो एक प्रोसीजर है विनियोग। उसके बाद आर्टिकल 115
जिसमें बोलते हैं अनुपूरक अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान। मतलब पैसा, कोई भी काम किया, पैसा ख़त्म हो गया, तो एक्स्ट्रा बजट जो बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा बजट। देखो 112 में बजट, 113 में विनियोग, बजट से पैसा निकलना, ठीक है, और 114 में क्या था, विनियोग हो गया, 113 में प्राक्कलन, 113 में क्या है, प्राक्कलन है, विनियोग विधेयक जिसमें क्या है, खर्चे के लिए पैसे जो निकालते हैं वो विनियोग विधेयक है। उसके बाद आर्टिकल 115 में अतिरिक्त अनुदान, जो भी एक्स्ट्रा बजट है, किसी कोई भी कार्य करने के लिए अगर पैसा कम हुआ तो पैसे लेने के लिए कौन सा प्रोसीजर अपनाएंगे, एक्स्ट्रा बजट वाला, तो ये एक्स्ट्रा बजट वाला हो गया, ठीक है। यदि किसी योजना या परियोजना के लिए बजट में निर्धारित की गई राशि से अधिक, क्या आवश्यक, भाई बोल रहा हूँ ना, कोई भी काम अगर कर रहे हो और उसका जो पैसा आपने इस्टीमेट किया, जो प्राक्कलन से पैसा निकाल, मतलब इस्टीमेशन आप दे दिया था कि ये काम इतने पैसे में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाए किसी कारणवश, महंगाई बढ़ गई, ठीक है, इन्फ्लेशन आ गया, या फिर जो भी कोई भी रीज़न हो सकता है, कुछ नुकसान हो गया, कुछ आपदा आ गई जिसमें नुकसान ज़्यादा हो गया, तो एक्स्ट्रा बजट की ज़रूरत होती है। तो उसे सेवा प्रदान की गई राशि से अधिक धन का व्यय हो गया हो तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस अतिरिक्त धन को दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करेंगे और लोकसभा में इस संबंध में मांग प्रस्तुत करेंगे। जिस प्रकार बजट पारित होगा उसी प्रकार ये अनुदान भी पारित किया जाएगा। जिस हिसाब से बजट, जो जैसे बजट से पैसा निकलता है उसी तरह से ये पैसा भी एक्स्ट्रा बजट वाला भी निकल आएगा। उसके बाद आर्टिकल 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान। अब इसमें क्या है, एडवांस बजट 116 में लेखानुदान के रूप में वित्तीय कामकाज निपटाने के लिए धन प्रदान कर देती है, किंतु जैसे ही सरकार बजट की प्रक्रिया पूरी करने में समर्थ हो जाती है, वैसे ही उसे संसद में अपना एक्स्ट्रा बजट, अपना वार्षिक बजट पारित करवाना होता है। ये तो हो गया लेखानुदान। अब हम देखते हैं अपवादानुदान। अपवादानुदान में क्या होता है, सिंपल है कि सरकार अगर किसी विशेष या निश्चित उद्देश्य के लिए कुछ भी अनुदान की मांग करती है तो उसको अपवादानुदान कहते हैं। यह मांग के सामान्य वर्ष में किए जाने वाले व्यय के अतिरिक्त होता है, तो मतलब वही एक्स्ट्रा बजट ही जिसको बोलते हैं, वही अपवादानुदान। उसके बाद प्रत्यानुदान क्या है, प्रत्यानुदान में सरकार किसी व्यय के लिए जो भी धन की शीघ्र आवश्यकता होती है, जल्द से जल्द चाहिए, तो उस व्यय का निश्चित विवरण देने में अक्षम है, मतलब तुरंत नहीं विवरण दे सकती है, तो उसी को हम बोलेंगे प्रत्यानुदान, ठीक है, जिसे एक ब्लैंक चेक के समान बोला जाता है, वो लोकसभा द्वारा प्रदान किया जाता है। ब्लैंक चेक जैसे बोल दिया जाए, जिसका हम विवरण तो अभी नहीं देख सकते, बट हमको चाहिए अभी बहुत ही जल्दी, तो वो हमारा हो जाता है प्रत्यानुदान में, ठीक है। तो आर्टिकल 116 भी हो गया। आर्टिकल 117 में देखते हैं। आर्टिकल 117 में बोला गया है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। तो वित्त विधेयक की चर्चा जो है पूरी किस में की गई है, आर्टिकल 117 में। अब वित्त विधेयक में क्या होता है, इसमें देखो धन विधेयक में क्या होता है, ओनली धन का हम जो है व्यय नहीं दिखाते हैं। धन विधेयक में हम व्यय नहीं दिखाते हैं, ओनली जो हमारे पास पैसा है उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। और वित्त विधेयक में क्या होता है कि तुम्हारा जो धन और व्यय प्लस दोनों का विवरण हम पेश करते हैं वित्त विधेयक में। तो आर्टिकल 117 में यही है। अब ये जॉइंट सेशन में लाया जा सकता है, धन विधेयक कभी जॉइंट सेशन में नहीं लाया जा सकता है। वित्त विधेयक को राज्यसभा लौटा सकता है, धन विधेयक को नहीं लौटा सकता है। मतलब धन विधेयक क्या है, लोकसभा ही प्रस्तुत करेगा, राज्यसभा बस सुझाव देगा। लेकिन इसमें वित्त विधेयक में ऐसा नहीं है, इसमें राज्यसभा जो है वो इसमें पूर्ण रूप से हस्तक्षेप कर सकता है और इस बिल को रोक भी सकता है, पारित नहीं होने देगा। तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए ही चाहिए होती है। जरूरी चीज़ों के लिए पैसा व्यय करते हैं और प्रारंभ में लोकसभा में राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है, संयुक्त अधिवेशन ला सकते हैं। तो ये हो गया। तो कोई भी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता है और सारे धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं। हमेशा याद रखना, जितने भी धन विधेयक हैं वो सारे वित्त विधेयक हो सकते हैं। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ये हो गया वित्त विधेयक और ये हो गया धन विधेयक। तो इसको बोल दो धन, इसको बोल दो वित्त, इस तरह से लिख सकते हो। अब इससे हमारा वेन आरेख ये है, इससे अब हमेशा मतलब अच्छी तरह देख सकते हो। जितने भी धन विधेयक हैं वो सारे वित्त विधेयक हैं, पर सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 118 संसद की प्रक्रिया के नियम। तो संसद की प्रक्रिया के नियम ये हम जानते हैं। संसद की प्रक्रिया देखो, संसद सुबह सुबह कितने बजे शुरुआत होती है, 11 बजे से। भाई बड़े बड़े लोग हैं, 8 बजे थोड़ी जाएंगे, बाकी ऑफिस 8-9 बजे स्टार्ट हो जाए, लेकिन संसद 11 बजे स्टार्ट होती है। आराम से सो के उठेंगे और 11 बजे स्टार्ट होगी। 11 बजे से लेके 12 बजे तक प्रश्नकाल का समय होता है, ठीक है।
प्रश्नकाल का समय होता है, जिसमें क्या है प्रतिदिन सदन की कार्रवाई प्रथम घंटा जो है प्रश्नकाल कहा जाता है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। प्रश्नों के माध्यम से सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी महत्वपूर्ण विषयों पर इसमें सूचना प्राप्त की जा सकती है। तो 11 से 12 हो गया प्रश्नकाल। अब 12 से 1 इसको बोलते हैं शून्यकाल। शून्यकाल जो है 12 से 1 होता है, और 1 से 2 लंच टाइम होता है, कुछ नहीं होता है 1 से 2 में। और 2 बजे से लेके 6 बजे तक संसद में प्रॉपर कार्रवाई होती है। तो 2 से 5 जो है वो राज्यसभा में होती है, 2 बजे से 6 बजे लोकसभा तक कार्रवाई चलती है। तो ये तो संसद का दैनिक कार्यक्रम मैंने बता दिया है। लंच कब होता है 1 से 2, प्रश्नकाल कब होता है 11 से 12, जिसमें हम प्रश्नकाल में 20 तारांकित प्रश्न और 230 अतारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। अब तारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं? तारांकित प्रश्न वो होते हैं जो इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जा सके, मतलब लिखित में उत्तर देने की जरूरत नहीं है। तो इन प्रश्नों को स्टार लगाकर इन्हें विशेषांकित किया जाता है, और तारांकित प्रश्नों का उत्तर मिलने के बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न क्या होते हैं देखते हैं। पहले अतारांकित देख लो। इसमें क्या है, तारांक लगाकर तारा लगाकर विशेषांकित नहीं किया जाता है, और इनको लिखित रूप में उत्तर दिया जाएगा। अतारांकित में लिखित रूप से उत्तर दिया जाएगा। ये एक दिन में मतलब प्रश्नकाल में 230 ही प्रश्न स्वीकार किए जा सकते हैं मैक्सिमम। परंतु यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो उसमें 25 अतिरिक्त प्रश्न पूछ सकता है, मतलब 255 प्रश्न पूछ सकता है अगर किसी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। तो अल्प सूचना प्रश्न, इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रश्न का मौखिक उत्तर प्राप्त करने के लिए पूर्व सूचना 10 दिन से भी कम अवधि में दी जा सकती है। तो अल्प सूचना प्रश्न हो गई है। अब पूरक प्रश्न, भाई तारांकित प्रश्न पूछने के बाद ही पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मंत्री के द्वारा किसी प्रश्न का जो उत्तर दिया जाता है उसे उत्तर की किसी बात को लेकर जो प्रश्न पूछा जाता है उसे पूरक प्रश्न कहते हैं। जैसे मैंने जस्ट एक एग्जांपल है कि एप्पल कहाँ लगता है, तो मंत्री जी बोलेंगे पेड़ पे लगता है। अब एप्पल पेड़ पे लगता है तो दूसरा क्वेश्चन सेम पूछ दिया कौन से पेड़ पे लगता है, तो ये हो गया पूरक प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो था वो तारांकित प्रश्न था। अब इसमें दूसरा प्रश्न उसी से रिलेटेड, जैसे उत्तर दिया मंत्री जी ने उसमें दूसरा प्रश्न पूछ दिया तो उसको हम बोलेंगे पूरक प्रश्न। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए सप्ताह में अलग अलग दिन निर्धारित किए जाते हैं। तो ये सदन के सदस्य कोई भी प्रश्न पूछने के लिए न्यूनतम 10 दिन और अधिकतम 21 दिन से पहले लिखित सूचना देते हैं, ठीक है। परंतु अल्प सूचना प्रश्नों के संबंध में 10 दिनों से भी कम हो सकती है। उसके बाद शून्यकाल देख लेते हैं क्या होता है। शून्यकाल कब से कब तक बताया था मैंने, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक एकदम शून्यकाल है। इसमें क्या होता है, प्रश्नकाल के बाद लगभग 30 मिनट का समय शून्यकाल, 30 मिनट नहीं 1 घंटे का, लगभग 1 घंटे का समय शून्यकाल कहलाता है। इसे इसलिए कहा जाता है शून्यकाल, इस समय क्या है, विचार किए जाने वाले विषय पहले से ही निर्धारित नहीं किए जाते हैं। शून्यकाल में बिना किसी पूर्व सूचना के सार्वजनिक हित में कोई ऐसा प्रश्न उठाया जा सकता है जिस पर तुरंत विचार करना आवश्यक हो, जिसे शून्यकाल कहा जाता है। इसी समय गिलोटिन जो है सबसे ज़्यादा, गिलोटिन क्या होता है, जैसे कोई भी अगर विधेयक पारित होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कोई भी बिल जो है पेश होगा संसद में, सबसे पहले क्या होगा, पेश किया जाएगा। सबसे पहले पेश किया, ठीक है। पेश करने के बाद क्या होगा, चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद क्या होगा, बहस होगी। बहस होने के बाद क्या होगा, मतदान होगा। मतदान हो गया, फिर ये पारित हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये पारित कर दिया जाएगा। कोई भी विधेयक जो एक्ट बन जाएगा। जैसे CAB बिल था पहले, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उसका जैसे ये पारित होगा वैसे ये CAA बन गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो कोई भी बिल पेश होता है सबसे पहले, उसके बाद क्या होता है, चर्चा होती है, फिर उस पर बहस होती है, फिर उसमें मतदान होता है, फिर वह पारित कर दिया जाता है। ये सिंपल एक प्रोसीजर है, ठीक है। तो गिलोटिन में क्या होता है, जब समय कम होता है तो इसे पेश किया जाएगा, चर्चा और बहस का समय ही नहीं होगा, सीधे मतदान होगा और पारित कर दिया जाएगा। इस प्रोसीजर को गिलोटिन बोलते हैं। मतलब जो दो
जो प्रोसीजर में 2 महत्वपूर्ण स्टेप थे उनको आपने खंडित कर दिया, बंद, मतलब उनको उन पे आप उन स्टेप्स को आपने फॉलो ही नहीं किया और सीधे उनको इग्नोर करके सीधे तीसरे स्टेप में चले गए, ना तो चर्चा पे गए ना बहस की, क्योंकि समय नहीं था। तो उस प्रोसीजर को गिलोटिन बोलते हैं। ठीक है। सामान्य सदन सप्ताह में 5 दिन कार्य करता है। सप्ताह के प्रथम 4 दिन, सप्ताह है सप्ताह नहीं, कि प्रथम 4 दिन सोमवार से गुरुवार सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयकों पर विचार किया जाता है तथा शुक्रवार से लगभग 2.5 घंटे का समय गैर सरकारी संसदों द्वारा प्रस्तावित विधेयकों और प्रस्तावों द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है। तो ये हमारा संसद की जो भी कार्य है और उसका दैनिक कार्यक्रम है उसको हमने देख लिया है। नॉर्मल देखते हैं आर्टिकल 119, संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। तो इसको हम, इसमें कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं, जो भी है हमने पहले कवर कर लिया। आर्टिकल 120 में क्या है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। हाँ, इसमें देख लो, तो संसद में कार्य करने वाली भाषाएं 2 ही हैं, एक तो हिंदी है और दूसरा अंग्रेजी है। परंतु सदन में पीठासीन अधिकारी जो भी है, स्पीकर है, सभापति हैं या फिर उपसभापति हैं या फिर उपाध्यक्ष हैं लोकसभा में, तो वो ऐसे सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं जो हिंदी व अंग्रेजी में अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते, उनको ही अनुमति दी जाएंगे। ऐसा नहीं हिंदी आप बोलना चाहते हो फिर भी बोल रहे हो नहीं मुझे तो उर्दू में बोलना है, बोले नहीं बाप बैठ जाओ, उर्दू में नहीं। जो अगर भाषा नहीं जानते हो, जैसे तमिल के बहुत सारे नेता आते हैं, तमिल है, मलयालम है, मतलब तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक, तो वहाँ पर कई सारे ऐसे नेता आते हैं जिनको हिंदी बहुत ही कम आती है। तो वो क्या है, अपनी जो भी बात सदन में रखना चाहते हैं तो वो स्पष्ट रूप से नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर उनको बोला जाएगा ठीक है आप अपनी मातृभाषा में बोलिए। आर्टिकल 121 में क्या है, संसद में चर्चा पर निबंधन। आर्टिकल 122 में क्या है, न्यायालय द्वारा, मतलब संसद में चर्चा पर निबंधन, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है संसद पर सवाल नहीं उठाएगा। ये तुम्हारा किस में बोला गया है, आर्टिकल 121 में। संसद मतलब संसद जो है सुप्रीम कोर्ट पर जज के आचरण को सवाल नहीं करेगा, यह है आर्टिकल 121 में। मतलब संसद में ऐसी कोई भी डिबेट नहीं की जाएगी जो न्यायालय से रिलेटेड हो, केवल एक छोड़ के, जो इम्पीचमेंट होता है, महाभियोग। अगर किसी जज के ऊपर महाभियोग लगा है तो उस पर चर्चा सिर्फ की जाएगी, नहीं तो किसी पे चर्चा नहीं की जाएगी, किसी भी जज के आचरण पर। और सेम जैसे ये आर्टिकल, वैसे ही आर्टिकल 122 में क्या है कि न्यायालय द्वारा भी संसद की किसी भी कार्रवाइयों की जांच नहीं की जाएगी। देख रहे हो, तो दोनों लोग ऐसे हो गए, हम सेठ तुम साहूकार, ना तुम चोर ना हम चोर। तो संसद ना तो न्यायालय संसद की जांच करेगा और ना ही संसद न्यायालय के या जज के किसी आचरण को सवाल करेगी, पूछेंगे, मतलब दोनों लोग एकदम सही है। आर्टिकल 123 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एकदम दिमाग में बिठा लेना कि आर्टिकल 123 में क्या होता है। जो अध्यादेश होता है जिसको हम बोलते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा पारित किया जाता है। इसको सिंपल है याद करने का, बहुत ही सिंपल तरीका है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जिसमें क्या होता है, अध्यादेश लागू किया जाता है। ये कब लागू किया जाता है, जब जो है संसद विश्रांति काल में चल रहा हो, मतलब जब संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं। विश्रांति काल क्या होता है, संसद का जब सत्र नहीं चल रहे होते हैं तो राष्ट्रपति जो है ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपातकाल में राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं लेकिन पीएम की सलाह पर। ये एक अस्थायी कानून होता है जिसमें ये कहा जाता है कि जब तक संसद का सत्र नहीं आता है, कुछ भी इमरजेंसी आ गई तो राष्ट्रपति ऐसा एक कानून निकाल देंगे जिसकी अवधि 6 महीने होगी, 6 महीने तक वो लागू रहेगा और संसद से पारित कराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही सत्र चालू होगा वैसे ही 42 दिन के अंदर ये पारित होना चाहिए। संसद का पहला दिन इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है। तो 42 दिन में ये अगर पारित नहीं हुआ तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और अगर संसद में इसको लागू मतलब लेके ही नहीं आए इसको, तो 6 महीने की इसकी अवधि होती है, 6 मंथ। ठीक है। 6 मंथ में ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये 6 महीने का अंदर संसद में लागू, 6 महीने के अंदर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जैसे सत्र चालू हुए तो उसका टाइम सिर्फ 42 दिन होता है। पहला दिन उसमें काउंट नहीं होता, जिस दिन संसद ओपन होगी उस दिन काउंट नहीं होगा। 42 दिन का समय होता है पारित करने के लिए। 6 महीने के अंदर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ये थोड़ा सुधार लेना थोड़ा सा इसमें, यदि लागू नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाएगा। राष्ट्रपति कभी भी इन अध्यादेशों को वापस भी ले सकते हैं। यदि ये अध्यादेश किसी भी मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं तो ये समाप्त कर दिए जाएंगे। किसके द्वारा,
न्यायपालिका द्वारा, जो भी सुप्रीम कोर्ट है उसको ख़त्म कर देगा। यह संसद के दोनों सदनों में पारित हो गए तो ये कानून बन जाएंगे, और नहीं हुए तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हो गया ऑर्डिनेंस। तो आर्टिकल 1, 2, 3 तक हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे आर्टिकल 1 to 4 से, सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट होगा और पूरा भाग 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो रेडी रहिए और पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े हो। तो पूरा संविधान जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, देखो 395 आर्टिकल हैं टोटल इसमें, और 395 में से ये गारंटी है आपको 200 आर्टिकल कम से कम याद हो जाएंगे 100%। और 200 आर्टिकल अगर आपने संविधान में याद कर लिए ना, तो मैं गारंटी साथ देता हूँ 90% आप क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड आप आराम से कवर कर लोगे। 200 आर्टिकल के बारे में अच्छे से पढ़ लो। तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, 100 आर्टिकल तो शुरू के तो आपको छोड़ना ही नहीं है, 100 आर्टिकल शुरू के तो एकदम चढ़ जाओ, और बाकी 100 आर्टिकल मैं आपको बताऊँगा। तो 100 आर्टिकल, और 100 आर्टिकल तो मैंने कवर कर ही दिए हैं, उनका रिवीजन भी कर दिया है। जैसे ये भाग 5 कंप्लीट होगा उसके बाद एक और हम भाग 5 का एक सिंगल वीडियो बनाएंगे, इसमें सिर्फ भाग 5 आर्टिकल 52 से स्टार्ट करेंगे और 151 तक पूरा कवर करेंगे, जिसमें पूरा रिवीजन होगा अच्छे से। तो जुड़े रहिए, और संविधान हमें बहुत जानना हमारा बहुत आवश्यक है। जिस देश में रह रहे हैं उसी के संविधान को अगर हम नहीं जानते हैं, कौन से नियम कानून है वही नहीं जानते हैं, तो फिर हमारा मतलब क्या है। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। छोटों का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। शुक्रिया।